स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैट का जो एप्लीकेशन है उसके उपयोग को लेकर आया हूं, एप्लीकेशन को लेकर आया हूं। और संभवतः आज मैं इसकी अंतिम करूं और अगले वीडियो में आपको मैं NCERT का जो है न्यूमेरिकल्स में डालना शुरू करूंगा। और आइए न्यूमेरिकल्स बनाते हैं अपने अंदाज में, कैलकुलेट करते हैं अपने अंदाज में, थोड़ा सा देखते हैं, मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए फ्री है और मजे से देखिए, वीडियो फ्री वीडियो है, आनंद लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को दिखाइए। तो आते थोड़ा सा हम लोग ये जो आज जो गॉस लॉ का जो यूज है दोस्तों, वो क्या है? अनंत लंबाई के पतले चादर के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। तो एक बात बताइए दोस्तों, पतले चादर सीट है ना, सीट चादर है ना, तो अब देखते क्या अनंत लंबाई के। सपोज कीजिए हमारे पास दोस्तों एक ये है ना, एक सीट हुई है, सपोज कीजिए एक सीट है और इसमें पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ बिखरा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ बिखरा हुआ, इधर भी बिखरा हुआ है ना। तो बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर बनेगी? क्या होगा है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन क्या होता है, हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गॉसेस लॉ का यूज करेंगे। और गॉसेस लॉ तभी लगेगा जब हमको एक क्लोज सरफेस मिलेगा, तभी हम लोग गॉसेस लॉ का यूज करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं है ना, और देखते हैं 2D फिगर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीट का फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा एक अनंत लंबाई का सीट है, जरा सा ध्यान देंगे आप लोग। अब इस सीट पर दोस्तों क्या है, ये चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह है ना। ये पूरी सीट पर हमारा क्या हुआ, चार्ज इस प्रकार कुछ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब देखिए दोस्तों है ना, अब इस सीट पर जैसा सोचेंगे है ना कि ये अनंत लंबाई का सीट है, मतलब क्या होता है, हम इस सीट से है ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। फिर इस सीट के अंदर से, जैसे मैं क्या बताऊं है ना, कि जैसे ये कोई शीट है तो इधर अगर ये ऐसा सीट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इधर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों तरफ होगी ना। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले गॉसेस लॉ लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस सीट से क्या करते हैं हम लोग है ना, आर डिस्टेंस पर, यहाँ देखेंगे इसके सेंटर से, यहाँ मान लेते हैं सीट के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, एक पॉइंट पी ले लेते हैं है ना, पी ले लेते हैं, जहां पर हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चूंकि हम लोग लगाएंगे गॉसेस लॉ, गॉस का नियम लगानी है, तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लोज सरफेस बनाना होगा है ना, एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस बनाना होगा। एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर इमेज करते हैं कि इसके इस सीट में जो बन रही है गॉसियन सरफेस वो सिलिंड्रिकल बन रही है, आर डिस्टेंस पर उधर, तो सेम उतने ही डिस्टेंस पर हमें इधर भी माननी होगी आर डिस्टेंस पर। तो ये इस कदर मैंने इसको मान लिया आर डिस्टेंस पर। अब देखें यहाँ पर है ना, ये एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर हमने इसको क्या किया, एक बना लिया यहाँ पर। अब देखते हैं, ये बना लिया। अब ये जो गॉसियन सिलेंडर बना, इसकी जो यहाँ सरफेस एरिया दोस्तों वो एस है, तो जाहिर सी बात है ये भी एस है ना दोनों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, यहाँ से, तो इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर हटती बनेगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो जाएगी ई। अब एक बात बताओ दोस्तों है ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या होती है ना, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर ये एस है ये सरफेस, तो इसकी एरिया वेक्टर किधर बनेगी, इधर बनेगी एरिया वेक्टर है ना। ये हमारा है तो इसकी एरिया वेक्टर, ये हमारा सरफेस है तो इसकी एरिया वेक्टर किधर बनेगी, कुछ इधर बनेगी एरिया वेक्टर है ना। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। अब देखें दोस्तों है ना, अब ये सीट है तो जाहिर सी बात है 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशनल फिगर है, ये द्विविमीय आकृति है। तो अब इसके बाद जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अब आते थोड़े से काम करते दोस्तों है ना, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, माना सिग्मा बराबर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब एक बात बताइए दोस्तों कि ये जो सरफेस बन रही है, इस सरफेस में या जो ये सरफेस बन रही है, तो इसमें सरफेस में चार्ज कितना होगा, ये चार्ज की वैल्यू हमें देखनी है, इस सरफेस से चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो चार्ज बराबर क्या होगा, तो चार्ज बराबर हमने आपको अगले दिन बताया था
सरफेस चार्ज डेंसिटी गुना क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, एरिया से। और ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक सिलिंड्रिकल, अगर यहां पर सरफेस एस है दोस्तों तो ये भी सरफेस एस होगा, तो चार्ज को हम लोग लिखेंगे क्यू। और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोस्तों एक बात देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा कितना हो गया, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा माना, एरिया इसकी सरफेस एरिया हमारी कितनी है, तो इसकी सरफेस एरिया हमारी कितनी है, एस है। अब देखिए इसको, अब हम यहां पर लगाते हैं कौन सा लॉ लगाते हैं, गॉसेस लॉ है ना। तो हम लोग यहां पर करते हैं क्या, फ्रॉम गॉसेस लॉ। दोस्तों एक काम करते हैं, हम यहाँ पर गॉसेस लॉ लगाते हैं। अब देखते हैं गॉसेस लॉ में क्या कहता है, गॉसेस लॉ किसके लिए लगता है, क्लोज सरफेस के लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सरफेस के लिए गॉसेस लॉ लगे। गॉसेस लॉ में कहता है E डॉट ds बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ है, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, Q की वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब एक काम करते हैं कि ये जो क्लोज सिलेंडर है इसमें कितना गॉस, इसमें कितना फ्लक्स पार हुई थी, इसके एक निकालने का और तरीका है कि अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको हम लोग 3 मान लें, तो एक बात देखिएगा, सपोज करना दोस्तों कि सपोज कि ये स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, यहाँ तो स्मॉल पोर्शन एरिया एलिमेंट है, यहाँ पर स्मॉल पोर्शन एरिया एलिमेंट। अब इस सिलेंडर में अगर हम स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर ये है, जैसे क्या है, ये सिलेंडर है, आप सभी देख रहे हैं, इसकी सरफेस एरिया किधर होगी, ऊपर की, तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, ऊपर की, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगी। तो हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लिया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रही, या तो उधर बन रही या फिर इधर बन रही, कोई भी डायरेक्शन लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच है कितना डिग्री बन रहा, 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री आ रही है, 0 डिग्री। सेकेंड पार्ट में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रही है, देख रहे हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया वेक्टर मेरी किधर जा रही है, तो एरिया वेक्टर मेरी जा रही है ऊपर की दिशा में, यानी यहाँ पर कुल मिला के कितनी डिग्री आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बन रही है, एरिया वेक्टर भी उधर जा रही है, थर्ड पार्ट में भी 0 डिग्री बन रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, now the Gaussian surface is divided in 3 पार्ट। अब हम लोग इस गॉसियन सरफेस को 3 भाग में बांटते हैं। तो दोस्तों एक काम करते हैं, क्या निकालते हैं, इसलिए अब देखते हैं क्या होता है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं E डॉट ds। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पार्ट का जोड़ देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds पार्ट 1 प्लस क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ है ना E डॉट ds है ना, E डॉट ds पार्ट 2। अब ये क्या होगा, सरफेस, ये पार्ट 3 का लेंगे, ये हो गया 3 का E वेक्टर डॉट ds है ना, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था A डॉट b बराबर क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, ई डी एस, ये ई डॉट डी एस। दोस्तों यहाँ देखते हैं, इसको अगर हम ए बोले और ये डी एस को अगर बी बोले तो ए बी कॉस थीटा, इट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ए की वैल्यू होगी मेरी ई, बी की वैल्यू होगी डी एस, और कॉस थीटा किस में, 1 में। 1 किधर है भैया, यहाँ है, ds भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर बन रही है, दोनों के बीच कितने डिग्री की, gs भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर बन रही है, दोनों के बीच कितने डिग्री की एंगल बन रहा है, तो 0 डिग्री की है ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो वे भी यहाँ भी होगा, यहाँ देखिए E डॉट ds, इसका मतलब क्या, ए बी कॉस थीटा और कॉस। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट दोस्तों, ये वाला, ये मेरा जो मिड पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा, आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर बन रहा है कॉस 90 डिग्री का एंगल। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट की ओर आते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए तो है ना, ये तीसरा रीजन में आते हैं। तो E डॉट ds, तो E ds, और ये देखिए क्या होती है, E भी इसी डायरेक्शन में, D भी इसी डायरेक्शन में, तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या मेरे भाई, E डॉट ds। एक बात बताइए मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पर ये 0 हो गई। हमारे पास क्या बचा, E को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी जगह समान है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसलिए उस टर्म को हम लोग बाहर कर लेते हैं। हमारे पास E बाहर आ गया, बचा क्या, पार्ट 1 का बचा क्या, बचा ds। ये देखो सेकेंड पार्ट का दोस्तों,
ये क्या हो गया, 0 हो गया। थोड़ा थर्ड पार्ट का देखते हैं, ई फिर बाहर आ गई, क्या बची, ये क्या बची, डी एस, ये थर्ड पार्ट हो गई। एक काम करते दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, ई डॉट डी एस है ना। अब ये काम देखते हैं, ये क्या होता है, डी एस, ये फर्स्ट पार्ट का देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है डी एस। डी एस मतलब छोटा सा एलिमेंट को डी एस कहते हैं। इंटीग्रेशन कहते हैं तो पूरी एरिया हो गई, और पूरी एरिया यहाँ पर सरफेस एरिया, इसकी एरिया दिखा रहा है, एस दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई एस। ये तो 0 हो गई। थर्ड पार्ट का देखते हैं, ये डी एस। डी एस मतलब ये स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया हो गया, एरिया एलिमेंट हो गया। एंड नो इंटीग्रेटेड इट मीन्स क्या होता है कि टोटल एरिया हो गई, और टोटल एरिया हमारे पास क्या होगी, एस हो गई। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या बचती है, ई डॉट डी एस बराबर एक ई एस, एक ई एस, कितना हो गया, 2 ई एस। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लेके चलते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या देखते हैं, यहाँ भी ई डॉट डी एस, सॉरी यहाँ पर वेक्टर देना मैं भूल गया था मेरे भाई, यहाँ था है ना, यहाँ भी वेक्टर पड़ेगी है ना। तो यहाँ देखते हैं ई डॉट डी एस, यहाँ भी ई डॉट डी एस, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। इट मीन्स क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग पाते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 ई एस है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 ई एस, ये बराबर हो जाएगा किसका, इसके बराबर हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस और एस कैंसिल हो गया, 2 ई हमारा सॉरी 2 हमारे मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इन्फिनेटली लॉन्ग शीट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके यूज की, किसका लॉ का यूज किया हमने, गॉसेस लॉ के यूज करके हमने इन्फिनेटली लॉन्ग थिन शीट का निकाला, और हमारा आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एक बात ये है कि ये जो इन्फिनेटली लॉन्ग थिन शीट है उसके रेडियस पर ये कहीं डिपेंड नहीं करता है, किसी प्रकार का डिपेंड, ये रेडियस पर इसका डिपेंडिंग नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। आज जो गॉसेस लॉ का जो अगला एप्लीकेशन है क्या है, किसी आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक गोलीय खोल है ना, क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, वो सेल है, एक खोल है, और उसके ऊपर चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फेयर पर। तो अब ये प्रश्न बनती है कि जो स्फेयर पर हम जो पॉइंट रखेंगे, जो जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो 3 कंडीशन में हो सकती है, या तो गोले के बाहर हो, या तो गोले के सरफेस पर हो, या तो गोले के क्या हो, अंदर हो। ये तीनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वेरीफाई करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, केस 1 लेते हैं। केस 1 हम लोग क्या लिखते हैं, जब बिंदु गोले के बाहर हो, when the point outside of, अब गोले के बाहर है ये पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई एक स्फेयर है, और इसकी रेडियस जो है हमारी कितनी है दोस्तों, यहाँ से लेकर ये सेंटर से ये हो गई, इसकी रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर। थोड़ी सी देखने में आपको दिक्कत हो तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कैपिटल आर हमने इसकी रेडियस को हमने कंसीडर किया कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब देखते दोस्तों क्या है, चार्ज जो है पूरे स्फेयर में फैला हुआ है, ये चार्ज सेल है, तो शेल है तो इसकी अपर लेयर पर ही चार्ज है। तो क्या हुआ, चार्ज ये क्या है, जो देखिए पूरे स्फेयर में कुछ इस कदर फैला हुआ है। अब हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमको क्या पड़े, क्लोज गॉसियन सरफेस निकालना होगा। सपोज करिए अब यहाँ से हम लोग पॉइंट कहाँ पर रखें, जैसे देखिएगा हम लोग रखें कि जब बिंदु गोले के बाहर हो, तो गोले के बाहर हो इट मीन्स कहाँ पर हो, तो यहाँ से लेके चलो सपोज करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग पी ले लेते हैं, और यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा है ना, ये पी ले लेते हैं कितने डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, ये डिस्टेंस को हमने मान लिया स्मॉल आर है ना। अब ये देखते हैं यहाँ पर पी पर हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसके चारों बगल हमको क्या करना है, गॉसियन सरफेस का इमेज करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस होगा। तो ये स्फेयर है दोस्तों, तो हम इसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। हमने एक गॉसियन सरफेस इसके चारों ओर क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब एक बात देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ देखिए कौन कैपिटल स्मॉल आर से बड़ा जो है, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से बड़ा है इस केस में, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक बात बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, इधर बनेगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लिए, तो छोटा सा एलिमेंट ये हो गया है ना, हमारा छोटा सा एलिमेंट ये हो गया। इस एरिया एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इस एलिमेंट का नाम हम लोग ने क्या दे दिया, जो इस छोटा सा एलिमेंट, इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, तो एरिया वेक्टर ds इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर बनेगी। तो अब देखते एक बात देखते दोस्तों, हम लोग ने यहाँ पर गॉसेस लॉ अप्लाई करते, तो हम लोग यहाँ पर 2 लाइन आप लिख सकते हैं, 2 लाइन आप लोग को लिखना भी चाहिए। मान लिया कि एक आवेशित गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या r है। अब इस गोलीय खोल से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम लोग चारों बगल क्या करते हैं, इसके गोले के चारों ओर एक गॉसियन फील्ड की कल्पना करते हैं। लेट अस कंसीडर ए चार्ज स्फेरिकल शेल of radius capital R. Now we consider a point P at a distance R from the center of the spherical shell where we have to find the electric field intensity. अब क्या करनी है, तो अब देखते हैं क्या होता है फ्रॉम, अब ये क्योंकि गॉसियन सरफेस, कंसीडर गॉसियन सरफेस राउंड द स्फीयर, हम लोग स्फीयर के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बना लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर लगाते हैं, क्या गॉसेस लॉ लगाते हैं। किसका लॉ लगाते हैं मेरे भाई, फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में क्या बोला गया, तो बोला गया E डॉट ds। अगर सपोज कीजिए ये पूरे नेट चार्ज जो हमारा है, ये गोल स्फीयर पर जो चार्ज है वो चार्ज हमारा Q हो, Q बाय क्या बोला गया, एप्सिलॉन नॉट। A डॉट बी, दोस्तों A डॉट बी बराबर क्या होता है, आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा, A डॉट बी बराबर होता है A B और क्या होता है कॉस थीटा। एक बात देखते हैं, E चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो E बाहर की ओर होगी, एरिया वेक्टर किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, दोनों के बीच देखो तो E उसी डायरेक्शन में, ds सेम डायरेक्शन में, यहाँ ऊपर भी हो सकती है एरिया वेक्टर, इधर भी हो सकती है, चारों तरफ हो सकती है, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उधर भी हो सकते हैं। तो अब दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, सिंपल सी बात है यार, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कैंसिल। हमारे पास क्या बच गई मेरे भाई, हमारे पास बच गई E ds और ये क्या बची Q बाय एप्सिलॉन। क्योंकि E कांस्टेंट है, सिमेट्रिक है और चारों बगल सिमेट्रिक स्फीयर है, इसका मतलब चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, समान होगी। तो चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। हमने E को क्या किया, कांस्टेंट है, बाहर निकाले, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, ये क्या बचा Q बाय एप्सिलॉन नॉट ds। अच्छा एक बात बताइए, ds मतलब क्या होता है, ये छोटा सा एलिमेंट और इंटीग्रेट कर दे। सपोज कीजिए गोला ऐसे, ये जो स्फीयर बचा है ना, होलो स्फीयर बना है, ये छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है। अब जब छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा स्फीयर हो जाएगा। और पूरा स्फीयर है तो याद कीजिए फिर 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास का यूज कीजिए आप लोग कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होती है, 8 में ही 7 ही पढ़ चुके थे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होती है मेरे भाई, वो क्या होती है 4 पाई r स्क्वायर, तो ds मल्टीप्लाई विथ 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग देखते हैं क्या बचती है हमारे पास, तो ये जो E जो है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगी, तो E बराबर हो जाएगी मेरे भाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये मेरी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, व्हेन द पॉइंट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। अगर इसी को अपन लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, बोल कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, Q लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और यहाँ r कैप लगा दीजिए, r कैप इज द यूनिट वेक्टर, हम लिख ही सकते हैं, है ना। अब आते थोड़ी इसकी केस 2 देखते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें 3 केसेस हैं, तो केस 2 की थोड़ी इमेजिन करते हैं। केस 2 में क्या होता है, व्हेन द पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, जब बिंदु गोले के सतह पर, अब ये पॉइंट जो ये हम लोग देखे ये आउटसाइड था, अब ये उठ के कहां पर आ गया, सरफेस केस पे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सपोज कीजिए ये जो पॉइंट हमारा था ये स्फीयर था और ये कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। आप सभी लोग देखे थे ये पॉजिटिवली चार्ज था हमारा स्फीयर।
और ये क्या था, ये इसकी रेडियस हमारी कितनी थी, यहाँ से आता रेडियस थी हमारी कैपिटल आर थी। अब एक बात देखिए, ये है ना, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये जो पॉइंट जो आउटसाइड था, यहाँ से सेंटर से यहाँ से दूर था, तो अब ये पॉइंट ये जो P है उठ के यहाँ पर आ गया। अब कुछ देर बाद अंदर भी जाएगी, अभी यहाँ पर थी अभी यहाँ पर आ गई, अब इसके स्फीयर के अंदर ले जाएंगे, सरफेस के अंदर ले जाएंगे। तो अब ये पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, सेंटर है ना, स्फीयर पर आ गया। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब देखिए इस कंडीशन में क्या देखते हैं, दोनों R और R में रिलेट कीजिए तो दोनों इक्वल है, क्योंकि है ना रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है और एक ही सर्कल का रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। तो इस केस में क्या होती है, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैपिटल R पुट कर देते हैं ना, तो कैपिटल R पुट कर देते हैं तो E बराबर क्या होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा R स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहीं पर बनेगी। क्यों मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल था 1 बाय आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगी, जब ये यहाँ पर आ गई तो वो ये हो गई, तो ये इस समय में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोग इसको Q बराबर ऐसे कभी पढ़े हैं क्या, Q बराबर सिग्मा इंटू एस, ये भी तो हम लिख सकते हैं। और हम लोग ये लिख सकते हैं Q सिग्मा और S सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दे तो 4 पाई ये खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास बचा, मैं आपको इधर थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या बचती है, हमारे पास जो बचती है ना, यहाँ पर देखेंगे। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास E बराबर आती है, क्या आती है, Q, है ना। तो Q की वैल्यू होगी सिग्मा मल्टीप्लाई विथ 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास दोस्तों क्या खत्म हो रही है, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सही है, ये भी इक्वेशन सही है। अब केस थर्ड में इमेजिन करते दोस्तों, सपोज करो कि ये पॉइंट क्या है, स्फीयर के अंदर आ जाए, जब बिंदु क्या हो, गोले के अंदर हो। केस थर्ड स्फीयर दोस्तों, अब ये पॉइंट जो सिचुएशन पहले थी बाहर थी, फिर यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पर तो एरिया एलिमेंट हम लोग ये ले ही सकते थे, सॉरी है ना, ये ले सकते, यहाँ पर आ गई, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट क्या होगी, गोले के अंदर आ गई। अब चलिए गोले के अंदर आ गई तो एक बात देखते हैं, ये मेरा स्फीयर था, जैसे एक बात देखते हैं, ये मेरी स्फीयर थी, है ना, ये मेरी स्फीयर थी, और ये इस पर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड था। अच्छा एक बात बताइए, जब पॉइंट गोले के अंदर आ जाएगी तो इस कंडीशन में एक बात देखेंगे पहले, इस कंडीशन में कौन बड़ा होगा, ये आर। अगर ये पॉइंट अब भीतर आ जाए तो इसका मतलब कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल आर से। अब देखिए गोले के अंदर आ गई ये पॉइंट, तो दोस्तों एक काम करते हैं, ये मेरी स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज वाला स्फीयर है, ये देखिए चार्ज चारों तरफ हमारा एकदम पॉजिटिवली भी बिखरा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी रेडियस, हम लोग तो पहले से ही जानते थे इसकी रेडियस कितनी है, आर थी, कैपिटल आर, तो हमने कैपिटल आर माना भी था। अब ये पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर आ गया आर। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोज गॉसियन सरफेस बनाते हैं, है ना। ये होगी गॉसियन सरफेस हो गया आर। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग छोटा एरिया एलिमेंट लेते हैं, छोटा एरिया एलिमेंट ले लें। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, है ना, चूंकि ये स्फेरिकल सेल है, चार्ज जो है हमारा कहाँ पर है, स्फीयर के सरफेस पर है, उसके अंदर चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर में जो है इंटरनली जो हो जाएगी, चार्ज नहीं है। तो गोले, क्योंकि फ्रॉम गॉसेस लॉ, अगर हम लोग गॉसेस लॉ देखते हैं, फ्रॉम गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ में क्या कहता है, E डॉट ds बराबर होता हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो चार्ज है हमारा स्फीयर के सरफेस पर है, उसके अंदर नहीं है,
तो नहीं है, क्योंकि है ना हम लोग पढ़े कि होलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड गोले के अंदर। तो गोले के अंदर सेल के अंदर नेट चार्ज 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, E.ds। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ लगाते 0/ε0 A.b बराबर क्या होगा बता, तो ए बी और क्या होगा कॉस, ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये एरिया वेक्टर ये डी एस है ना, और दोनों की डायरेक्शन दोस्तों सेम है। सेम होने के कारण यहाँ पर जो होगी हमारा कॉस कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, और ये पूरा 0 हो गया। दोस्तों एक बात बताइए, ये सारा ई को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास डी एस बराबर क्या 0, और ये सारा मल्टीप्लाई में है, उधर जाके मेरे दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, तो E बराबर क्या होगा 0, यानी गोले के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। यानी गोले के अंदर, जब तक गोले के अंदर रहेगी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनेगी। मैक्सिमम कब बनेगी, जब गोले के सरफेस पर आ जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाएगी। आइए हम लोग इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो दोस्तों मैं इसको एक ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहां देखेंगे आप लोगों ने 3 केस देखा था इसका। पहला केस में हमने क्या पढ़ा था, देखा था E बराबर देखा था Q/4πε0r²। ये मैक्सिमम नहीं थी गोले है ना, ये जब था आउटसाइड, क्योंकि ये घटेगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनली होती है 1/r² का, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटेगी। केस 2 में हम लोगों ने देखा था, केस 2 में अपन लोगों ने क्या देखा था, E बराबर देखा था Q/4πε0, ये क्या था r²। कब था, जब ये स्फीयर के सरफेस पर था। और केस 3 में दोस्तों हमने क्या देखा था, केस 3 में देखा था E बराबर हमने क्या देखा था 0, यानी क्या था, गोले के अंदर में जब था 0 था। तो हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। E और R के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ E और R के बीच हमने ग्राफ ले लिया, E हो गया, ये E के लिए हो गया है ना, और ये मैंने क्या ले लिया, R लिया। अच्छा एक बात बताइए, जब तक ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल R ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल R थी, लेकिन जब तक अंदर में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं हो रही थी। जैसे सरफेस ऑफ स्फीयर पर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है ना, ये हो गया मेरा मैक्सिमम, ई मैक्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई मैक्सिमम, मतलब ई मैक्सिमम ये हो गया ना, E बराबर Q/4πε0r² है ना। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, सिंस द E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने के बाद इसकी क्या होगी, वैल्यू घटती जाएगी। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये वीडियो लंबी होती जा रही है, थोड़ा 1-2 एप्लीकेशन और बचा हुआ था जो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। उसके बाद डेफिनेटली मैं इसके बाद NCERT का जो न्यूमेरिकल है वो आपको बनवाना मैं शुरू कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।